कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। सो देखो, क्वेश्चंस करने से के बाद में हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। मतलब बोहर मॉडल भी कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया, फेल हो गया, तो इसकी हम बात बाद में करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि बोहर से रिलेटेड हमारे पास क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये सारा हमने पढ़ लिया। हमने ग्राउंड स्टेट का मतलब पढ़ा। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लो एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है हाई एनर्जी स्टेट। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा, और हमने एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, और कन्वर्जन सीखी, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये कुछ चीजें थी जो रिपीट कर दी मैंने। अब आ जाइए यहाँ पे। अब आप देखिए ये वाला न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या बताया? कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन विद व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एक तो एनर्जी कैलकुलेट करो और रेडियस कैलकुलेट करो। अब आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाय दिस और 2.18 पर एटम। इसमें आप वैल्यू डालिए, सॉल्व कर लीजिए जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अटॉम ये है ना, एन, एन का मतलब होता है शेल। तो फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है तो एन की वैल्यू 1, और जेड होता है एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 डाला, सॉल्व कर लिया। अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला ये रहा, है ना, ये नैनोमीटर में है। तो रेडियस की वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में रिलेटेड टू दिस, इसको नोट कर लीजिए। तो अब आपने देखा कि ये न्यूमेरिकल सिंपल है। ये सिंपल इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा और अभी अभी लगा दिया। जब 2 महीने बाद हम अब आपसे पूछेंगे ना यही फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा। देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चा पता क्या करता है, ये एन स्क्वायर ऊपर कर देता है, जेड स्क्वायर नीचे कर देता है। क्यों होती है ऐसी गलती? क्योंकि हमारा रेडियस के फॉर्मूले में उल्टा है। ऊपर एन स्क्वायर है, नीचे जेड है, और वो भी स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे उल्टा है। तो यहाँ पे गलती होने के बहुत चांस है। जैसे 1-2 महीने बाद मैं सेम फॉर्मूला पूछूंगा ना, तो ये बच्चा इधर का उधर फॉर्मूला कर देता है। तो अभी इजी है, महीने बाद ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लर्निंग करनी पड़ेगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी? तो आपने देखा कि जो अभी हमने ये पीछे एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, इसमें माइनस लगा है। यहाँ पे भी हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, माइनस लगा है। तो अब ये क्वेश्चन यही है कि भाई बोहर नेगेटिव में कहना क्या चाहता है, कि एनर्जी नेगेटिव है, इसमें वो क्या कहना चाहता है। तो इसको देखो, बहुत ही उसने सही समझाया। क्या समझाया बोहर ने? इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या बताया। बोहर कहता है कि जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि एनर्जी कितनी है, क्या है। तो मैंने एज्यूम कर ली, जैसे हम मैथ्स के न्यूमेरिकल करते हुए लेट एक्स लेट वाई कर लेते हैं। तो बोहर ने ये सोचा कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, तो लेट अस से इसकी एनर्जी 0। ये इतनी दूर है कि जहां पे मैंने इसकी एनर्जी क्या एज्यूम कर ली, 0, कि लेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा इसको, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जब भी अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी लॉस हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस। ठीक है, अब आप समझो जरा ध्यान से, एनर्जी लॉस हो जाएगी। अगर एनर्जी लॉस हो गई तो मैंने एज्यूम तो 0 की थी, तो 0 से नीचे चली जाएगी वैल्यू। इसलिए मेरे जो आंसर है एनर्जी का, वो क्या आया है? नेगेटिव। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, समझो क्या बोल रहा है। बोहर कहता है कि इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने ये सपोज किया कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इन्फिनिटी पोजीशन पे है। मतलब न्यूक्लियस से थोड़ी दूर, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, और एटम के हिसाब से तो थोड़ी सी भी दूर बोलोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं पता कितनी दूरी पे है, तो मैंने उसकी एनर्जी ले ली 0 और पोजीशन ले ली इन्फिनिटी, एज्यूम कर ली। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसकी तरफ, तो एनर्जी लॉस होएगी। एनर्जी लॉस हुई तो मैंने 0 मानी थी, तो मेरा जो आंसर है वो इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। तो ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, ये ड्रॉ कीजिए कॉपी में। लो बेटा, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, कॉपी में क्या लिखना है आप लिखिए, साथ में क्या लिखना है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, assume electron at infinity position from the nucleus where its energy is taken as 0। ठीक है, सिंपल। when this electron get attracted by the nucleus, it will lose energy
हेंस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। बस इतना सा बताना है। अब देखो, अब हमने बोहर मॉडल पढ़ लिया, उसने जो जो फॉर्मूले बताए वो पढ़ लिए, उस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती गई रिसर्च, अब बोहर मॉडल को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े और ये भी अल्टीमेटली फेल हो गया। मतलब फेल हो गया मतलब कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया। यूज तो हम कर रहे हैं उसी के फॉर्मूले अभी भी, ठीक है। तो इसके बाद कोई अब ऐसा मॉडल नहीं आया, उसके बाद थ्योरेटिकल मॉडल आया स्क्रूडिंजर। तो उसके उससे कई चीजों के आंसर मिल गए। तो अब देखो क्या रीजंस थे फेल होने के। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रीजन, he was not able to explain spectrum of atom other than hydrogen। मतलब उसने अपना एक्सपेरिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे किया था। हाइड्रोजन लाइक मतलब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो अगर मैं बोलूं हीलियम आयन, तो हीलियम का भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम का एक निकल गया तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो भी इससे मैचिंग में आए, मतलब जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो लॉस करके, उसके साथ ये बेस्ट सूट करता था। बाकी किसी एटम का ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा था। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या हुआ, ये समझना जरा ध्यान से। हमने पढ़ा कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो हमें कुछ लाइनें मिलती हैं। हमने ऐसी ऐसी लाइनें बनाई थी ना नीचे आते हुए। तो जब इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, तो ये लाइनें इंक्रीज कर गई, लाइनें नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई, जिसको नाम दिया गया जीमन इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और इससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो आंसर नहीं दे पाया। फिर इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया स्पेक्ट्रम को, वहां पे भी बहुत सारी लाइनें बन रही थी एक्सपेक्टेड से ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला गया स्टार्क इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। फिर इससे पूछा गया, अभी बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये उसका भी आंसर नहीं दे पाया। नंबर 3 फेलियर, it could not explain ability of atom to form molecule by chemical bond। जैसे H और H कंबाइन करके H2 बनाते हैं, HCl बनता है, O2 बनता है ना, ये सारे जुड़ के, जैसे आपने कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना ये। तो इससे पूछा गया कि ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं एटम्स जुड़ के एक दूसरे से। तो ये उस टाइम पे आंसर इसका नहीं दे पाया, जिस कारण ये मॉडल का थोड़ा ड्रॉबैक बन गया और ये मॉडल फेल हो गया कुछ क्वेश्चंस के जवाब ना दे पाने से। बट इसके जो फॉर्मूले हैं वो यूज होते हैं अभी भी, ठीक है। क्योंकि उस फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ यहाँ थी, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए भी ऐसा इफेक्ट आ रहा है तो इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, तो ही कुड नॉट आंसर। और ये देखो कि मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं, कि एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, तो ये उसका रीजन भी नहीं दे पाया कि बॉन्ड्स क्यों बन रहे हैं। सो ही वाज नॉट एबल टू आंसर एट दैट टाइम। तो ये उसके ड्रॉबैक्स थे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। ओके बेटा, तो अब हमने बोहर मॉडल का फेल्यूर और बोहर मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिए, और कुछ और दो चार न्यूमेरिकल हैं आज के लेक्चर में, वो देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल है, आप स्क्रीनशॉट बेटा लेते रहिए, नोट बाद में कर लेना, बस मैं समझा देता हूँ फटाफट समझ जाइए। कह रहा है नियॉन इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड इफ इट एमिट strongly at 616 nanometer, calculate frequency of emission, distance traveled by the radiation in 30 second, energy of quantum, energy of quantum मतलब photon energy, and number of quanta present if it produces 2 joules of energy। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में चार चार चीजें पूछी हैं, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, एनर्जी एंड नंबर ऑफ फोटोन्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा साथ में ना, तो टाइम बच जाएगा। अब देखो क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। और तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f को एक साइड कर लिया, c बाय लैम्डा। c हमें पता है, वेवलेंथ हमें दी हुई थी नैनोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू आपका क्या होता है, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, और आपका ये फ्रीक्वेंसी आ रखा है, तो इसी को यहाँ पे लगा के सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये जरा कैसे लगाया, एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये लगा लिया। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं,
तो आपका एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो E इज इक्वल टू NH न्यू इस तरह से निकल जाएगा। आप ये देखिए जरा एक बार सारा क्या क्या किया हुआ है। नाउ सी दिस न्यूमेरिकल, calculate kinetic energy of ejected electron when UV radiation of frequency this frequency, UV radiation of frequency this strikes the surface of potassium metal, threshold frequency this much, H हमें पता है। तो बस हमने लगाया फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो काइनेटिक एनर्जी को एक साइड किया, इसमें जो जो बोला आपने सॉल्व कर लिया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होती है ना न्यू नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। E इज इक्वल टू H न्यू होता है, एंड E नॉट जो है हमारा ये किसके बराबर होता है, ई नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। बस यहाँ पे सीधा आप फॉर्मूला लगाएंगे और आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है जो आप देख रहे हैं। इस नई टर्म को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ मतलब लाइट, उसकी वेवलेंथ इतने मीटर, स्ट्राइक्स मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ई नॉट को कहते हैं, of metal being इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला लगाया, E इज इक्वल टू H न्यू, जो जो हमें दिया यहाँ पुट कर दिया, और आपको दे रहे हैं वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट करके नॉर्मल आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को जूल्स में छोड़ दो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो इससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाया गया है क्योंकि यहाँ ऊपर जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो आप उसको भी जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो जरा ध्यान से, आप चाहें तो आप जूल्स में रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यू कीप इन जूल्स। और इसको भी जूल्स में चेंज कर लें, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको भी जूल्स में चेंज कर लें, इसे मल्टीप्लाई करके। और इन्होंने उल्टा किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया, फिर बाद में वहां से माइनस कर लेंगे। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, दूसरा भी था, तो माइनस करके निकाल लिया। आपने अगर जूल्स में बना दिया तो आप इसको भी जूल्स में कन्वर्ट कर लो, तो जूल्स के हिसाब से हो जाएगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, वेलोसिटी हमसे पूछी थी, तो उसके बाद ये अंडर रूट करके आपका निकल जाएगा। तो मैथमेटिकल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, और पूछिए कोई डाउट है तो, बस आज के लेक्चर में इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।